जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन पथ के प्लेटफॉर्म पर। तो आज एजुकेशन पथ आपको एक नए रास्ते पर लेके चलने को है। वो रास्ता है हिंदी का रास्ता। हिंदी बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है, आज उसे हम पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में आए तो आप इसको आराम से डील कर लें। और हमारा यहाँ आई बटन है, ठीक है, ये तो देख रहे हैं, ये आई बटन है। इस आई बटन पे और भी आपको जो मॉडल पेपर वगैरह होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मॉडल पेपर जितने भी पीडीएफ रहेंगे वो सारे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यही है जो आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी तो अच्छी चली रही होगी और तैयारी अच्छी चलनी भी चाहिए। चलिए, तो हम पेन ले चुके हैं और हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न कह रहा है स। ये जो आप स देख रहे हैं, ये स वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपने जाना होगा कि तीन तरह के स होते हैं। एक ये वाला है क्या, जिसको आप क्या कहते हैं, तालब स, मूर्धन्य स, और ये दंती स। तो नाम ही है मूर्धन्य स। क्या नाम है? मूर्धन्य। हम लोग बोलते हैं ना मूर्धन्य, यानी इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या उच्चारण स्थान है? मूर्धा। तालव स यानी तालु से बोलेंगे, देख रहे हैं हम सब। तो दंती स कहाँ, इसकी जो ध्वनि निकलेगी कहाँ से निकलेगी? दांतों से निकलेगी। तो कितनी आसानी से हम बचपन से हैं, तालब स, मूर्धन्य स और दंती स। कितना इजी था जी, सी आंसर है कि नहीं। चलिए आगे, ऐसे डिटेल इसका हम पढ़ाएंगे। इसका सारा डिटेल आपको ग्रामेटिकल जितना है, सारा ग्रामेटिकल पोर्शन आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल तो हम टिक करने आए हैं, तो फटाफट हम एक एक क्वेश्चन को जल्दी में डील कर लेंगे। आपके 100 प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो ध्यान रखना है, हड़बड़ी नहीं, रिलैक्स होकर बनाना है। आपको 50 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट तो करने हैं, तो इसीलिए जल्दी में नहीं कि इसमें कौन होगा और ये टिक मार दें। टिक ऐसी गलती नहीं करना है। तो आइए, हर्ष स्वर, जिसको हर्ष स्वर भी कहते हैं, यानी हर्ष स्वर मतलब छोटा स्वर। छोटा स्वर कौन सा है? अ, आ, ई, ए, ये सब एक्सपेंड होते हैं, मगर अ जो है वो छोटा स्वर है। आगे अगला प्रश्न है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन सा है इसमें से बाबू? याद कर लेना है, सारे चिन्ह को याद कर लेना है। बिल्कुल, इसमें जो योजक चिन्ह है वो है ये। जब आप माता पिता लिखते हैं तो बीच में लिखते हैं ना इसे। देखिए, शुद्ध वाक्य, वाक्यों को शुद्ध करने की बात की जा रही है। अब वाक्यों को शुद्ध रूप कौन है? तालीम, क्या सही से लिखा हुआ है? विलीन सही से लिखा हुआ है? बहुमुखी सही से लिखा हुआ है? जैसे देखिए ना, मेरा नाम शशि है, शुद्ध से लिखने का मतलब क्या हुआ? शशि है। तो अब कुछ लोग शशि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मगर बचपन से मेरे माता पिता ने क्या, शुरू से मैं इस तरह से लिख रहा हूं, जो कि ये गलत है। सही यही है, शशि, ठीक है। तो इसी तरह से आपको शुद्ध रूप पहचानना है कि बहुमुखी सही से लिखा हुआ या समर्पित। ये चेक करना है कि आपकी हिंदी की शुद्धता कितनी है। तो बाकी चीजें तो अशुद्ध है, शुद्ध कौन सा इसमें से है? सही रूप में लिखा हुआ है, तो विलीन। अगला है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले। जरा दिखाइए कैमरामैन जी, क्वेश्चन थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सा इधर कीजिए। हाँ, धन्यवाद। तो क्या कर रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वसन पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार क्या हो, हकार जैसी ध्वनि निकले। आपको पढ़ाया जाएगा, जब ध्वनि पढ़ा होगा आपने तो उसमें हकार ध्वनि पढ़ी ही होगा, मतलब आपने पढ़ा ही होगा। तो उसको पढ़ने के बाद ही आप इस चीज को, आज मान के चलिए ये आ गया, आप ग्रामेटिकल पोर्शन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं आपको बता दूंगा कि हकार स्वर में ये उत्तर हो जाएगा, मगर बाद के लिए कि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो उसके लिए आपको ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ना ही है, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अघोष? तो इसका उत्तर होगा अल्प प्राण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब एक ही ध्वनि का
जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाता है? यानी एक ही ध्वनि जब दो रूपों में विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त या युग्मक, संयुक्त या संधि। आपको ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं यहाँ। तो जब क्या कहा जा रहा है कि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व मतलब दो टुकड़ों में हो जाए तो उसे कहते हैं संधि। अगला प्रश्न क्या है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको संधि पढ़ना है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है सुनते जाइएगा। संधि पढ़ना है तब बनेगा, डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट मैं उत्तर मैं बता दे रहा हूं, महाजोर उत्सव, महोत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न, यशः जोड़ दा की संधि है। यशः जोड़ दा की संधि क्या हो जाएगी? तो दा की संधि हो जाएगी यशः जोड़ दा यशोदा, यशः जोड़ दा यशोदा। अगला क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अब कुछ लोग पव जोड़ अन कहेंगे, कुछ पौ जोड़ अन कहेंगे, तो यहाँ पर तो सारा उत्तर दिया हुआ है। तो आपको कौन सा लगाना है ये चीज डिसाइड करना है, और ये होगा संधि विच्छेद पढ़ने के बाद ही। ऐसे इसका उत्तर है पौ जोड़ अन। अगला प्रश्न, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार का तार एकदम टूट जाए, वहां का विराम चिन्ह किस तरह का विराम चिन्ह रहेगा? अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम या द्विचरण? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम। जब क्या है, पूर्ण विराम कब लगता है? ये उसका डिफिनेशन है कि पूर्ण विराम कब लगता है, अल्प विराम कब लगता है, प्रश्न चिन्ह कब लगता है, उद्धृत चिन्ह कब लगता है। तो आप चारों की परिभाषा को आपको याद करना है। मूलतः यहाँ एक तो परिभाषा दे दी गई, पूर्ण विराम कब लगेगा? जब वाक्य का गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य की गति अंतिम चरण पे हो, विचार के तार एकदम टूट जाए, यानी अब कोई विचार ना हो, वहां किस, यानी वहां पे लगता है पूर्ण विराम। क्या लगता है? पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आपको यहां ध्यान देना है कि आपको लिंग भी पढ़ना है। कीर्तन वैसे है क्या? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है? पुल्लिंग है। कीर्तन क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग। ठीक है। अगला प्रश्न, एकता शब्द फिर से आ गया जी, लिंग ही आ गया। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग, कुंजड़ा का क्या होगा? कुंजड़ी या कुंजड़ियां, कुंजड़िन या कुंजड़ाइन। तो आप प्रश्न में प्रयास कीजिएगा। अगर यदि आपने ग्रामेटिकल पोर्शन कमजोर है या आपने ठीक से ढंग से नहीं पढ़ा है तो घबराइएगा नहीं, आगे भी प्रश्न है जो आपके बुक से है, तो बुक पर कमांड कीजिए, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी बनाइए। ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा कुंजड़िन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? वाक्य कौन सा शुद्ध है ये पूछा जा रहा है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अगला है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है, पुलाव बहुत लजीज है, और हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। चारों लग रहा है सही है, मगर इसमें वाक्य की शुद्धि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को बाद में पढ़ाऊंगा, मगर यहाँ पर तो इसको डायरेक्ट मैं बना ही दूंगा। अगला है, परिणाम शब्द का उपसर्ग पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो परिणाम का उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे के दो, अब दो ही नहीं हो सकते, उसके भी नियम है, मगर उपसर्ग मतलब आगे का, उप मतलब आगे का, और उपसर्ग प्रत्यय मतलब अंतिम का। तो यहां पर आपको लेना है परि। ठीक है। गायक शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो गायक भी बिल्कुल उसी तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय पूछ दिया ना, वहां उपसर्ग पूछा था, तो क्या है अंतिम में? अंतिम में यह है, तो यानी अब आप यहां यह ढूंढिएगा, मगर प्रोनाउंसिएशन में क्या आ जाता है? यहाँ पे यक। क्या आ जाता है? यक। प्रत्यय निकालना है ना जी, प्रत्यय निकालना है, तो क्या निकालेंगे? अंतिम के 2 शब्द अक्षरों को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में य में जो अ आता है वो और क दोनों मिलाकर क्या हो गया?
अक, न कि यक, मगर लग रहा है तो यके जैसा, मगर यक नहीं होगा, अक होगा। अगला, रचना और बनावट के विचार। रचना और बनावट यानी शब्द कई तरह के होते हैं। यहाँ रचना और बनावट के आधार पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं रचना और बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में यौगिक शब्द। अब आपको शब्द पता होना चाहिए कि शब्द कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ यौगिक शब्द पूछा जा रहा है। यौगिक शब्द, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द हैं पीला, नमक, दूध वाला या कान। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर यौगिक मतलब दूध जोड़ वाला, दूध वाला, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव, अब एक तत्सम तद्भव भी आता है, वो भी आपको पढ़ना है ग्रामर में, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव और तत्सम, वही जो तत्सम, सम मतलब तत्सम मतलब क्या हुआ, जो संस्कृत से सीधे सीधे आया हो, और तद्भव मतलब जिसका कहिए कि संस्कृत से हिंदी में आने पर उसका क्या हो गया कि उसका परिवर्तित हो गया, बदल गया है। यानी कहिए कि तत्सम मतलब संस्कृत शब्द सीधे शब्दों में, और तद्भव मतलब उसका हिंदी, पूरा हिंदी एक तरह से कहिए तो कहिए कि छीड़ मतलब जो पूर्णतः से हिंदी हो। तो हौज, जूता, ये सब जो है ये सब तद्भव हो जाए। तद्भव नहीं होगा। तद्भव कौन होगा? आग। तद्भव कौन होगा? आग। निम्नलिखित में से तत्सम, देखिए सम पूछ दिया, सम कौन हो जाएगा? अब यहाँ मयूरा होता तो सम हो जाता, संस्कृत वाला हो जाता, मगर तत्सम है नहीं। चिड़िया भी हिंदी शब्द हो गई, कीमत भी हो गई, तो यहाँ पे कौन आ गया? खरपरा। जैसे ज्यादातर ध्यान दीजिएगा कि तत्सम का जब जिक्र है ना तो ऐसा सोचिएगा कि संस्कृत वाला शब्द जो है, ऐसे संस्कृत वाला शब्द टाइप का कौन है, थोड़ा सा सेंस में अगर लेना हो तो इस तरह से लेकर पकड़ सकते हैं, अन्यथा अगर कंफर्म नहीं हो तो मत मारिएगा। कहा जा रहा राम ने देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ने से ज्यादा छोड़ना भी जरूरी हो जाता है। कब? सब्र रहे तब, क्योंकि अंतिम के प्रश्न आपको पक्का याद होंगे। देखिएगा, पुस्तक वाला है तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है कि राम ने पुस्तक पढ़ी है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए पूर्ण वर्तमान काल या हेतु मध्य भविष्य काल या संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन चारों आपके सामने है। इसका उत्तर क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। राम ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, प्रेजेंट की बात की जाए, पढ़ी है। कहा जा रहा है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अब बताइए जी। तो दम बहुत इजी क्वेश्चन है जी, दम बहुत इजी। कितना क्वेश्चन है? थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे ग्रामर तो 3, 5, 6 और 7। मेरा तो यही कहना होगा कि इस क्वेश्चन को अगर ना समझ में आए छोड़ दीजिए, 2-4 क्वेश्चन के बाद ही पढ़िए मत, मगर पहले जाके ग्रामर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ नहीं खाया है मोहन, जैसे आप नहीं खाए हैं, हम भी नहीं खाए हैं, सुबह सुबह डायरेक्ट वीडियो बना रहे हैं बिना खाए हुए, तो उसी तरह से तो कुछ नहीं खाया है क्या वो पुरुषवाचक है? प्रश्न किया जा रहा है निजवाचक है या अनिश्चयवाचक? तो कुछ नहीं खाया है मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो कुछ नहीं है क्लियर यानी अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना, प्रतिकूल कार्य करना या कटु सत्य कहना। तो कलम तोड़ना मुहावरा पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत है। कलम तोड़ना मतलब कलम तोड़ लिखा उसने, हम कलम तोड़ के लिखा एकदम एग्जाम में। आप लोग जैसे लिखने वाले हैं ना, लिखिएगा कलम तोड़ के। अब सच में तोड़ नहीं दीजिएगा, तोड़ लिखना मतलब पूरी मेहनत से लिखना, खूब लिखना। आंख के अंधे और गांठ के पूरे। आंख के, अब यहाँ लोकोक्तियां मुहावरों के साथ साथ अब लोकोक्तियों से भी प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने। तो क्या कहा जा रहा? आंख के अंधे गांठ के पूरे। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती और दोहरा लाभ होना, और मूर्ख धनवान। सारे ऑप्शन आपके सामने। अब यहाँ पे आंख के अंधे और गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान, यानी आंख का अंधा हो गया और गांठ का पूरा हो गया, ठीक है, धन से पूरा हो गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द
कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? व्यवस्था। क्या है? व्यवस्था, संस्मरण, चिड़िया, मंगल ध्वनि। तो यहाँ पे चिड़िया इधर से होना चाहिए था, चिड़िया ही गड़बड़ है, अशुद्ध है। बिजली शब्द, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द। अब आपकी पर्यायवाची संबंधित तैयारी कैसी है तो ये भी देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इस तरह का पर्यायवाची शब्द, अब इतने सारे पर्यायवाची शब्द है, कोई भी पूछ दिया जाता है, इसलिए चैप्टर पे फोकस कीजिए, चैप्टर से ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दामिनी, सफरी, वनिता, यामिनी, और आप याद किए होंगे लंबोदर मतलब गणेश, गणेश मतलब लंबोदर। चांद, सूरज, पानी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ देखिए बिजली पूछ दिया, बिजली गिरा दिया। दामिनी। अगला पयोधर, देख रहे हैं शब्द, पर्यायवाची शब्द का कितनों याद कर लीजिए तो नहीं याद आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा तो बुक में भी नहीं है मगर फिर भी पूछ रहा है पयोधर। पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है ये पूछा जा रहा है। तो सूर्य का, पर्वत का, जल का या बादल का? तो पयोधर है बादल का। कुटिल शब्द का विलोम शब्द, अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या है? कुटिल। कुटिल का कोमल, सरल, सबल या जटिल? तो कुटिल का होगा सरल। कुटिल का क्या होगा? सरल। संज्ञा का, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ, संज्ञा या कहिए कि विशेषण, दोनों में से कोई ले लीजिए, उसके साथ क्रिया जोड़ने पर जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? यानी संज्ञा के साथ कोई क्रिया जोड़िए, विशेषण के साथ कोई क्रिया जोड़िए तो वो संयुक्त क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, नामबोध क्रिया, सहायक क्रिया या क्रियार्थ संज्ञा? तो इसे कहते हैं नामबोध क्रिया। तो क्रिया ही पढ़िए, क्रिया खा के। अगला है रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है? बहुत आसान में भी महा आसान, एकदम नाम वाला है, व्यक्तिवाचक मारिए, चारों ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? वाक्य में विशेषण, प्रविशेषण, ये आपने अगर पढ़ा होगा तभी ना जी, तो विशेषण पढ़िए, जा करके पढ़िएगा तभी ना काम होगा जी। तो इसमें प्रविशेषण क्या है? काश्मीरी सेब, सिंदूरी या लाल? तो सिंदूरी। व्याकरण पढ़ लेना बाबू, एकदम बढ़िया से हो जाएगा रिजल्ट। निम्नलिखित में से कौन परिणाम बोधक विशेषण? अब देखिए सेट में बोर्ड कह रहा है कि हम विशेषण पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं, आप भी विशेषण पे ज्यादा फोकस करके जाइएगा। तब परिणाम बोधक विशेषण कौन है? तो परिणाम सफेद है, एक लड़का, बड़ा सा या 4 गज? तो 4 गज आपका हो गया परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ क्या कह रहा है कि समास पढ़ के आवो जी। जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? अविभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो आपका जो उत्तर है वो है कर्मधारय, कर्मधारय। अब इसका देखिए डिफिनेशनों पूछ दिया, यानी समास में क्या पूछा? उपमेय का संबंध हो, यानी आपको अब ये नहीं पूछ रहा, आपसे ये पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। सीताराम शब्द का प्रयोग, सीता के राम, सीता के राम, तो ये डायरेक्ट हो गया द्वंद्व, दोनों में क्या हो गया? द्वंद्व समास। कौन सा समास? पंचवटी कौन सा समास है? तो पंच क्या है? संख्या है। पंच क्या है? संख्या है। और संख्या रहने पर कौन सा समास हो जाता है? द्विगु। संख्या रहने पर कौन सा समास हो जाता है? द्विगु। कहा जा रहा है कि संख्या के बारे में अगर समास में पढ़िएगा तो आपको वही मिलेगा, ठीक है ना? संख्या वाला में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता जब प्रकट करे तो उसे क्रिया विशेषण कह देंगे। क्या कह देंगे? देखिए क्रिया विशेषण का यहाँ पे डिफिनेशन दे दिया गया है और कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? आज्ञा देना, मतलब एक तरह से आज्ञा दी जा रही है, तो कौन से वाक्य में? तुम क्या खाओगे? ये आज्ञा नहीं है, तो प्रश्न हो गया।
तुम सदा सत्य बोलो ये आज्ञा हो गया। क्या हो गया? तुम सदा सत्य बोलो ये आज्ञा हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य, यानी वाक्य के बारे में ही पूछा गया है। अब यहाँ पे मिश्र वाक्य आ गया, ठीक है ना। तो मिश्र वाक्य में क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है कि मिश्रित वाक्य कौन है। सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछावन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये हो गया मिश्र वाक्य। अगला, रात और संध्या के बीच की वेला। रात और संध्या के बीच की वेला को क्या कहते हैं? एकदम याद रखिएगा, जीवन भर काम आएगा जी। रात और संध्या की बेला को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गोधूली। आप सुने होंगे, आपका किताब का भी कभी नाम रहा है गोधूली, तो याद कर लीजिएगा। रात और संध्या के बीच, रात और संध्या के बीच। अगला प्रश्न है कि चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? तो रात भर चिंता में आप जाग रहे हैं ना जी, पढ़ाई उड़ाई को लेकर, तो चिंता में मगर यहाँ है, मगर आप तो पढ़ना है, आपको तो थोड़ी तारे गिनना है, मगर यहाँ पे तो चिंता में अगर है तो तारे गिनना है। शेर के समान बलवान, अब पूछा जा रहा है कि किस पदबंध का उदाहरण है? किस पदबंध मतलब क्या है? शेर के समान बलवान, ये क्या है? विशेषण है, सर्वनाम का पद है, क्रिया का पद है या संज्ञा का पद है? तो ये है विशेषण और विशेष वाला मैटर, ठीक है ना। चलिए, मैटर क्लियर। तो हमारा जो यहाँ पे आई बटन होता है वहां पे हम आपको, ठीक है ना, आपको सारा लिंक दे, मतलब सब जो भी सेट आने वाला है वहां सूचना मिल जाएगा, तो उस पर अपना आराम से देख लिया कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता के ने, कर्ता के ने नहीं, मतलब केवल ने की बात की जा रही है, ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो नहाना, खांसना, यानी आपको कर्ता पढ़ना है, याद रखिए, खांसना, छींकना या भूलना, भूलना के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और ये तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगला, एक या अनेक का बोध कराने वाला शब्द। एक का अनेक, एक का अनेक, तो एक का अनेक कैसे हो जाएगा? यानी एक वचन का बहुवचन। देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा बदल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, डिफिनेशन डायरेक्ट पूछ दिया यहाँ पे। अगला, यानी वचने को ना कहते हैं जी एक वचन से बहुवचन, कितना आसान बात पूछ रहा है। मगर अब कुछ लोग कहेंगे क्या, आप थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बना के चलना है, ठीक है ना। आप 5वां चौथा का एग्जाम नहीं ना दे रहे हैं जी बुतरू वाला, आप सीनियर हो गए हैं, तो थोड़ा सा सेंस लेवल भी बढ़ा के चलिए। कि माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? अब इसको देख करके आपको कारक पहचानना है, ठीक है। ये कौन सा कारक है? तो ये कौन सा कारक है? संप्रदान, संबंध कारक, संबोधन कारक या कर्ण कारक? तो ये तो हो गया आपका जी संप्रदान कारक, ठीक है ना। याद रखिएगा, कारक जाके ढूंढिएगा कि कैसे है, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बेरोजगारी, अशिक्षा, स्त्री उत्पीड़न या दहेज प्रथा? तो ये तो क्या चीज करवा रही है हमसे? बेरोजगारी। कैसे बताते हैं, देखिए, अगर आप जो जाति के हैं वही काम ही करना है आपको, और आपको ये तो अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं आप जिस जाति के हैं वही काम आपको करना है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, मगर आपको दूसरा काम आता है, आपका जो जाति है वो काम आपको नहीं आता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? आप दूसरा जाति का काम कर नहीं सकते हैं, तो दूसरा जाति का काम कर नहीं सकते हैं, तो और इसमें आपको करने की इच्छा नहीं है, या मान लीजिए कि आ नहीं रहा है, तो ऐसे में तो आप बेरोजगार ही ना रहिएगा या कम कमाइएगा, हो सकता है उसमें जाकर ज्यादा कमाइएगा। तो ऐसे में भीमराव अम्बेडकर जी बोल रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा समस्या है कि अगर जाति के कारण तुम कह रहे हो कि पेशा नहीं बदल सकते हैं, तो इसी से कारण आएगी बेरोजगारी, ठीक है। अब आ गए सेन साहब जी, सबसे फेवरेट, ठीक है। सेन साहब की एक बेटी का नाम यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नाम था? सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या था? कुसुम, लक्ष्मी, शेफाली, नेहा। तो याद होगा आपको, इसका नाम था शेफाली, ठीक है।
मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ्य साहित्य में कौन सी विद्या है, यानी क्या है वो, कहानी है, शिक्षा शास्त्र है, रेखा चित्र है या भाषण है। तो वो क्या है, एक भाषण का अंश है। ठीक है, आगे बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं, जी नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्या है, अगला 51, आधा हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है ना, आधा हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब चलेंगे 51 में। बोर्ड पे एकदम ध्यान देना है। हिंदी कहा जा रहा है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। अब हम लोग कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो लिखते हैं देवनागरी, कलिंग, बंगला, कूफी। हम तो भाई देवनागरी में ही लिखते हैं, तो हम भी हिंदी में लिखते हैं और आप भी वही लिखते हैं। ठीक है, आगे है 52 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 52। क्या कह रहा है कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। अरे तो ताना वाला बात हो गया। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र की है, यानी लाइन में कौन बोला था, बहादुर की मां बोली थी ना जी। कौन बोली थी, लेखक की पत्नी निर्मला बोली थी, या लेखक के रिश्तेदार की पत्नी, या लेखक के लड़की का, यानी लेखक की लड़की का। कौन बोला था, तो ये बोला था लेखक की पत्नी ने। किसको, बहादुर को। किसको, बहादुर को। बोर्ड पलट दीजिए, बोर्ड पलट के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, बोर्ड पलट के क्वेश्चन पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, समझे ना। कृष्ण भक्त कवि, यहाँ है गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। कविता पढ़े ना, सारा कविता पढ़ लीजिएगा सारा। ऑब्जेक्टिव देखिए, गुरु नानक जी की हिंदी की किस भक्ति के एक प्रमुख कवि हैं। सूफी भक्ति धारा, निर्गुण संत भक्ति धारा, और सगुण कृष्ण भक्ति धारा, या सगुण राम भक्ति धारा। एकदम आसान क्वेश्चन है एकदम, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो। क्या हो जाएगा, निर्गुण संत थे। कैसे संत थे गुरु नानक जी, निर्गुण। कैसे थे, निर्गुण। ठीक है ना। अगला क्या है कि कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, यानी किस चीज में सिद्ध थे, आल्हा में सिद्ध थे, सवैया में सिद्ध थे, चौपाई गाते थे या रोला गाते थे। तो रसखान किस छंद के सिद्धि उन्हें प्राप्त थी। ठीक है, तो उत्तर है सवैया। कैसे है, सवैया। अगला है कवि धनानंद किस मार्ग के अति सुधो कहे गए हैं, यानी कौन सी मार्ग के वो, कहिए कि एक तरह से उपासक थे, या कहिए कि जैसे राजमार्ग को, संन्यास मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, या प्रेम मार्गी थे। किस तरह के मार्ग पर चलने का एक तरह से कहिए कि सपोर्ट करते थे या अनुसरण कराते थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। फिर से एक बार देख लीजिए कि धनानंद जी के बारे में पूछ रहा है कि उनका मार्ग कौन सा था। अति सुधो कहते थे, और अति सुधो का मतलब क्या हुआ, अति सुधो का मतलब हुआ प्रेम मार्ग। कौन सा मार्ग, प्रेम मार्ग। अगला है कवि प्रेमधन का पूरा नाम क्या था, राम नारायण चौधरी प्रेमधर, सत्यनारायण चौधरी प्रेमधर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर, राम नारायण चौधरी प्रेमधर। कितना छोटा सा मतलब बात है और कितना गहरा है कि आपको चारों मतलब इतना है कि आप अगर याद न रखें तो चारों लगेगा कि यही है, यही है, ये भी है, ये भी है। तो पाठ को पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। 56 का क्या हो गया, सी। अगला है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से संकलित है, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य या पल्लव। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बी, ग्राम्या से। कैसी से, ग्राम्या से संबंधित है।
कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलते हैं? खेत खलिहानों में, तहखानों में, राजप्रसादों में या मंदिरों में? तो कहाँ मिलते हैं? एकदम बिल्कुल सही है, खेत और खलिहानों में ही देवता है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया, यानी किस कहानी का अनुवाद करके दिया है हमें पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं? अनुवाद किया है नगर का, दही वाली मगम्मा, माँ या धाता विश्वास। तो इनमें से उत्तर हो जाएगा दही वाली मगम्मा। ठीक है, अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब तो पढ़ ही रखा होगा और आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही जा रहा होगा। मंगू को झूठा लाड़ लड़ाकर तुमने ही पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवर को भी पखाना पेशाब करना और कहाँ न करना है इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? माँ जी की बहू का, माँ जी की बड़ी पुत्री का, माँ जी के पुत्र का, या अस्पताल के मेट्रन का? तो आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से स्पष्टता समझ गए हो कि ये बात बड़ी पुत्री ने कहा था। किसने कहा था? बड़ी पुत्री ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? कुछ पिछड़ गई, ठीक है ना, कुछ पिछड़ गई। तो यहाँ पे जो जवाब है क्या हो गया कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पीछे रह गई? अच्युत के, सरपंच जी के, या गुणनिधि के, या लक्ष्मण के? किसके कारण मतलब पूछा जा रहा है कि वो पीछे रह गई? तो वो अच्युत था जिसके कारण वह पीछे रह गई थी। अगला प्रश्न, वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? वल्ली अम्माल के गांव का नाम आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि उसके गांव का नाम क्या होना चाहिए था, मगर थोड़ा सा उसका नाम टेढ़ा जैसा था, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रहे, मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मार सकते हैं। ईसानाथन, परमकुंडी, अरण्यथांगी, या मुन्नो डिपट्टी? यही था, मुन्नो डिपट्टी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? सीता, पुष्पा, झुकेगा नहीं, राधा या भावरी? तो झुकेगा नहीं, राधा नहीं झुकेगी, राधा नहीं झुकेगी। मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ सूरज वही को मानव को भाप बनकर सोख गया। इस पंक्ति यानी यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है? तो यहाँ पर सूरज का मतलब है, मानव को भाप बना देने का मतलब है कि वही हिरोशिमा वाला हमले की बात की जा रही है, तो इसका संबंध हिरोशिमा से होगा जी। पाठ का नाम था ना, पाठ का नाम क्या था? हिरोशिमा ही था, तो हिरोशिमा ही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक। आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना है, आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना है किनकी? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, जीवनानंद, या सुमित्रानंद पंत? सुमित्रानंद पंत। तो ये है कुंवर नारायण जी का। ठीक है, कवि रेनन मारिया निकले के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? ठीक है, कवि रेनन मारिया रिक्ले के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के शानदार लवादा में, कवि के कोपलों की नर्म सैया पर? देखना है कितना है, तो कवि के कोपलों वाली सैया पर, नर्म सैया पे। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरूपाय, यानी भगवान भी एकाकी और निरूपाय हैं, किसके कारण? धन के बिना, भवन के बिना, भक्त के बिना, या अलंकार के बिना? किसके बिना? तो भक्त के बिना भगवान भी एकाकी और निरूपाय हैं।
अगला है कि समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा रहा है। क्या मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर में उत्तर प्रदेश में, बेगूसराय बिहार या कुशीनगर उत्तर प्रदेश? तो जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? सफलता पर उमर उत्साह, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर छलके आंसू या विफलता के बाद की बेचैनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहली विफलता पर छलके आंसू। ठीक है। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? देवी मंदिर में, राजमहलों में, खेल मैदानों में या गरीब बस्तियों में? तो कहाँ हुआ था? गरीबों की बस्तियों में। अगला प्रश्न है, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे। क्या कहते थे? मीठी कचौड़ी, नमकीन कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी या स्वादहीन कचौड़ी? तो कचौड़ी की जब बात है तो संगीतमय, क्योंकि वह संगीतमय कचौड़ी के नाम से उसे बोला करते थे। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से उसकी परछाई नहीं दिखती? दादी कहती थी, माँ कहती थी, दीदी की सहेली कहती थी या मौसी कहती थी? तो उन बच्चों को यह बात किसने कही थी? दीदी ने कही थी। ठीक है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? यानी एक तरह से प्रयोग, एक्सपेरिमेंट टाइप कविता लिखने का वो किसने किया? रामधारी सिद्धिरकन, सुमित्रानंद पंत, कुंवर नारायण सिंह या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे? तो ये थे प्रयोगवादी। कौन थे? प्रयोगवादी थे। प्रयोगवाद का प्रयोग किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? यानी पर्यावरण के और मनुष्य की सभ्यता के अंदर जो व्यथाएं हैं उन सबको कौन व्यक्त करता है, कौन जाहिर करता है? तो अक्षर का ज्ञान, मेरे बिन तुम प्रभु, एक वृक्ष की हत्या। तो यहाँ पर्यावरण और मनुष्य क्या है? जनतंत्र का जन्म। तो ये संबंध वृक्ष से ही है। मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ जी को बताती थी? बेटे को, पति को, बहू को या पड़ोसी को? तो ये कब्जा वाला बात होता था किस पर? पति को कब्जा करना है जी, उसी पर सिखाती थी। और सीता अपने 2-4 पूर्ण पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई? अस्पताल से, रेलवे स्टेशन से, वृद्धाश्रम से या घर से? अंतिम में पछता करके वह घर से निकल गई, छोड़ करके। दुख होने के पर यही होता है जी। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के पुस्तक कौन है? पुस्तक का नाम ही है निराला की साहित्य साधना। तो अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन भी है और ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? निराला की साहित्य साधना नलिन विचलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा या अशोक वाजपेयी? उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। निम्नलिखित में से कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता या सांवड़ दैया या सुजाता? ऑप्शन सारे क्लियर हैं, इसमें से सातकोड़ी होता इसका सही जवाब है। अगला है, कवि जीवानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? उनकी यह इच्छा थी, तो किसके होना चाहते थे? किसी किशोरी की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? कंप्यूटर की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा,
हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा या अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। तो ऐसे में गांधी जी ने कहा था कि अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा सबसे पहले दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? मानवतावादी दिवस, शिक्षा दिवस, शांति दिवस या अहिंसा दिवस? तो ये मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। गांधी जी का जन्म दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है ना जी। हाँ ठीक है, क्या चीज के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अगला है अविन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। ये कहा जा रहा है कि उत्तर हो सकता है, यानी कैसी तुम नदी हो ये जो है वो किसका शीर्षक हो सकता है? जैसे तुम रत्नगर्भा, जैसे तुम कविता हो, जैसे तुम सलीला हो, जैसे तुम पालिका हो। तो कौन सा कहा जा रहा है कि अविन्यो में जो पंक्ति है उसका क्या उत्तर हो सकता है? वाक्य पंक्ति का मतलब सही मायने में क्या जवाब हो सकता है? तो जवाब होगा क्या? जैसे कैसी तुम नदी हो, जैसे तुम कविता हो। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा को, अपनी पत्नी को, अपनी बाबूजी को या अपने चाचा जी को? तो किसे मानते थे? अपनी अम्मा को ही अपना जज मानते थे। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर शशांकित हो उठी थी? गुणनिधि का, तहसीलदार का, आसमान का या सरपंच का? तो आसमान होगा जी। आए जी, तो कहा जा रहा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर शशांकित हो गई थी? आसमान का। ठीक है ना, आसमान का। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापिता की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? इन्फ्लुएंज पंप, मतलब पूछ रहा है कि परीक्षण किया किस भाग का? तो इन्फ्लुएंजन पंप की, ऑर्थल्मोस्कोप की, स्टेथोस्कोप की, पिपेट्स की। तो ये था ऑप्थेल्मोस्कोप की। ठीक है ना, उसकी जांच की थी डॉक्टरों ने। अगला प्रश्न 86 में क्या है कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित थे? अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में या पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में? तो कौन सी भाषा में थे? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? पुष्टि मार्ग में दीक्षा की, यानी एक पुस्तक है 252 वैष्णवों की वार्ता। अब इसमें कहा जा रहा है कि रस खान को किसने पुष्टि मार्ग का मतलब मार्ग दिखाया? वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने या सूरदास ने? तो एक तरह से पूछा जा रहा है कि किसने उन्हें मार्गदर्शित किया था? तो किया था विठलनाथ ने किया था। तो आप, उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और इस तरह समझते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें अपने विचारों को, क्योंकि आप हमें कुछ दे सकते हैं, ऐसी हमें भी आपसे आशा है और आप हमें ये अवश्य दे सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता, देवता, सामन या अंग्रेज? तो मिट्टी की मूर्ति कौन है? मिट्टी की मूर्ति है जनता। अगला, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ता है? यानी साहित्य कैसे फलीभूत होकर प्राणी मात्र से जोड़ता है? कितना नंबर क्वेश्चन है? नंबर नहीं दिख रहा है जी। हाँ, 89 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस में? ठीक है, यही पूछ रहा है कि कैसी भावना प्रतिफलित होकर मतलब प्राणी मात्र से साहित्य को एक तरह से कहिए कि कैसे जोड़ता है। तो कैसे जोड़ता है? हिंसक भावनाएं, जटिल भावनाएं,
कठोर भावनाएं, आदिम भावनाएं। तो ये जो साहित्य है, क्या कह रहा है कि साहित्य ने मनुष्य को कैसी भावनाओं के प्रतिफलित होकर प्राणी मात्र से जोड़ा है। तो कैसे जोड़ा है? जटिल भावनाओं से जोड़ा है, कठोर, आदिम या हिंसक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, आदिम भावनाओं से। ठीक है। अगला है कि गुणाकर मूले। क्या है? गुणाकर मूले, मूले के अनुसार, गुणाकर मूले के अनुसार किस नाटक ग्रंथ में से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम, वेणी संहारम और मालिका विघ्नामित्रम या पाद ताड़ितकम। तो पाद ताड़ितकम से ही मिलती है क्या चीज की? पाटलिपुत्र नामक नगर की जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न, बूढ़े चौकीदार वृक्ष, बूढ़े चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता, ललकारता, ललकारता कौन? बूढ़े से ही ललकारता कौन? तब कवि क्या जवाब देता है? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? प्रश्न है कौन? तब कवि क्या जवाब देता था? दोस्त, दुश्मन, ठेकेदार या पुलिस? तो क्या कहता था कि हम आपके दोस्त हैं। क्या है? अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को, ये अंगा एक तरह से कहिए कि इसको ड को क्या समझता था? तो इसको यानी इसके को ड को अंगा के ड को क्या समझता था? बेटा समझता था, पिता समझता था। मतलब इसके लिए इसको क्या कहता था? इससे किस तरह से रिलेट करके वो समझाता था? तो कहता था कि इसकी क्या है? माँ है। ठीक है। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर साहित्यकार श्रीनिवास जी के बारे में पूछ दिया है कि कहाँ जन्म हुआ था। तो क्या जन्म हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोल्लार, कर्नाटक में। अगला है कि मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ में रुमाल फटकाकर, मिठाई का डब्बा खिलाकर, कठपुतली का नाच दिखाकर या बांसुरी बजाकर? बांसुरी बजाकर। इसको जरा छोटा कीजिए तो कैमरामैन जी, थोड़ा छोटा कीजिए। हाँ, इतना तक रहने दीजिए। ठीक है। तो क्या कहकर कहा जा रहा है कि मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका क्या कहकर उसको मतलब करती थी? तो हाथ में रुमाल फटकार करके उसको अपनी ओर ध्यान केंद्रित करती थी। ठीक है। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगमंच की किस पत्रिका की संपादक हैं? दर्पण, रंगमंच, लोक कला या नटरंग? किसके हैं? तो वो थी नटरंग की। ठीक है। कवि धनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन चारों आपके सामने अवेलेबल हैं। अहमद शाह बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीले या जहांदार शाह? तो ये करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से पहली बार प्रकट कर दिया? यानी वो कहा जा रहा है कि मनुष्य की वास्तविकता को कौन प्रकट करता है? भाषा। तो वो है संस्कृत। कवि जीवनानंद दास किस भाषा में सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक थे? उड़िया में, मलयालम में, बांग्ला में या तमिल में? तो उनकी भाषा पूछी जा रही है कि वो किस भाषा में, एक तरह से कहिए कि बहुत प्रांगत थे। तो वो थे बांग्ला भाषा में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? चलिए, ये है आपका अंतिम का प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किनकी हड्डी से बना था? जी, च्वर्क मुनि, च्यवन मुनि, भारुचि मुनि, कपिल मुनि या दधीची मुनि? तो उत्तर हो जाएगा दधीची मुनि। अगला के निम्नलिखित से कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं के ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? बहुभाषाविद मतलब हो गया बहुत सारे भाषाओं के ज्ञानी, जानकार। कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद जी ही थे, यानी अज्ञेय जी थे। तो आपको आई वेल पे बाकी के भी डिटेल मिल जाएंगे। तो आप चैनल को देखते रहें
अपने मित्रों तक भी दें, इसे पहुंचाएं। आशा है कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, और पढ़ें, जमकर पढ़ाई करें, कोई डरना नहीं है, अच्छा रिजल्ट होगा। जय हिंद।